आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने तेलंगाना पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ दर्ज मामले को जिस तरह से हैंडल किया है उसकी कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने हनी ट्रैप और जबरन वसूली की कोशिश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। केटीआर ने आरोप लगाया कि पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी सरकार का बेटी बचाओ अभियान महज एक नारा है और मांग की है कि बंडी संजय को इस्तीफा देना चाहिए और उनके पद से हटा देना चाहिए। अगर किसी ने बचाया हैदराबाद में तो सिर्फ और सिर्फ रेवंत रेड्डी जी हैं और किसके कहने पे उन्होंने किया ये मैं नहीं जानता, पर बात साफ है। आज अगर आप बताइए मुझे, एक आम आदमी का लड़का या लड़की कोई ऐसा हरकत करता तो क्या उनके पिताजी को या उनके घर वालों को छोड़ती पुलिस? अगले ही दिन पकड़ के 24 घंटे के अंदर वहां बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा के मारपीट करके उनसे सच नहीं उगाते क्या? बस हम इतना ही पूछ रहे हैं कि 9 दिन तक किसने बचाया केंद्रीय मंत्री के जो लड़का है, जिन्होंने पॉक्सो अक्यूज है, जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको किसने बचाया? रेवंत रेड्डी जी ने बचाया। उसमें क्या बोलने वाली क्या बात है, छुपाने वाली क्या बात है? और कुछ कहानियां तो इस हद तक चल रही हैं कि सीएम साहब के जो एक रिश्तेदार की हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में रखा गया उनको। अब मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपए के हीरा ग्रुप निवेश घोटाले की मुख्य आरोपी नौहेरा शेख को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। नौहेरा शेख पर देश भर के 1.72 लाख से ज्यादा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने नौहेरा शेख, मौली थॉमस, बीजू थॉमस और हीरा ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि नौहेरा शेख ने लोगों को हीरा ग्रुप में निवेश के नाम पर हर साल करीब 36% तक रिटर्न देने का लालच दिया था। बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन बाद में उन्हें ना तो मुनाफा मिला और ना ही पूर्ण रकम वापस की गई। ईडी की जांच में पता चला है कि निवेशकों से जुटाए गए पैसों को कंपनी खातों के जरिए निजी खातों में ट्रांसफर किया गया और उसी रकम से कई चल अचल संपत्तियां खरीदी गई। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया। इस मामले पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ट्रायल और अंतिम जब्ती आदेश से पहले ही अटैच संपत्तियों की नीलामी की अनुमति मिली। कुछ संपत्तियों की नीलामी से करीब 122 करोड़ रुपए भी मिले हैं। ईडी के मुताबिक नौहेरा शेख ने सफल बोली लगाने वालों के नाम रजिस्ट्री कराने में सहयोग नहीं किया और नीलामी प्रक्रिया में बार बार रुकावट डालने की कोशिश की। इसके बाद हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने 7 मई 2026 को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें ईडी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। ईडी की टीम ने हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई जगहों पर तलाशी की, लेकिन वो नहीं मिली। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने आज कहा कि अगर राज्य में बीआरएस सत्ता में वापस आती है तो पार्टी प्रस्तावित फार्मा सिटी परियोजना को बहाल करेगी और फ्यूचर सिटी पहल को रद्द कर देगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरीश राव ने आरोप लगाया कि मूल रूप से फार्मा सिटी के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को सरकार के फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने फार्मा सिटी के लिए 16,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी और केंद्र से पर्यावरण मंजूरी भी हासिल कर ली थी। पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि अगर अधिग्रहित जमीन का इस्तेमाल फार्मा सिटी के अलावा किसी और मकसद के लिए किया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर किसानों को वापस कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर जमीन का इस्तेमाल फार्मा सिटी के अलावा किसी और मकसद के लिए किया जाता है तो कानून के मुताबिक उसे किसानों को वापस करना जरूरी है, लेकिन वे चालाकी से उस जमीन का इस्तेमाल फ्यूचर सिटी के लिए कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वे कोई बहुत ही समझदारी भरा काम कर रहे हैं। हरीश राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई कार्रवाई का जिक्र किया और राज्य सरकार पर फार्मा सिटी प्रोजेक्ट की स्थिति के संबंध में गुमराह करने वाले बयान देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन आज स्पीकर चुनाव में 101 वोट हासिल करने के बाद 16वीं केरल विधानसभा के स्पीकर चुने गए। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने नवनिर्वाचित स्पीकर तिरुवंचूर राधाकृष्णन को केरल विधानसभा में उनकी कुर्सी तक पहुंचाया। नतीजों की घोषणा करते हुए प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि बीबी गोपा कुमार को 3 वोट मिले, एसी मोइनुद्दीन को 35 वोट मिले और तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने 101 वोट हासिल किए। प्रोटेम स्पीकर ने वोट नहीं डाला।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवंजूर राधाकृष्णन सत्ताधारी यूडीएफ के उम्मीदवार थे, जबकि विपक्षी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने इस पद के लिए सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एसी मोइनुद्दीन मैदान में उतारा था। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस पद के लिए चथन्नूर के विधायक बीवी गोपा कुमार को नामित किया था। नवनिर्वाचित स्पीकर को बधाई देते हुए सुधाकरन ने राधाकृष्णन को एक अनुभवी और सभी के लिए सुलभ नेता बताया। उन्होंने कहा कि तिरुवंजूर राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनीतिक नेता हैं जो अब तक बेदाग रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक और संसदीय मामलों का गहरा अनुभव है, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और जो सभी के लिए एक सरल और सुलभ व्यक्ति हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर सीपीआईएम के नेता सुभाषिनी अली ने कहा कि हमारे देश को चलाने वाले लोग सिर्फ हर चीज़ का मतलब और नाम बदलने में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ करने में नहीं। अब ये कह रहे हैं कि नीट परीक्षा लीक नहीं हुई बल्कि कुछ सवाल लीक हुए थे। एनडीए सरकार में हर पेपर क्यों लीक हो रहा है? नीट एक गरीब विरोधी व्यवस्था है। नीट उन लोगों के खिलाफ है जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं और अब इसे बार बार लीक करके उन्होंने गरीब परिवारों पर और भी ज़्यादा बोझ डाल दिया है। जो हमारे इस देश को चलाने वाले लोग हैं, उनको हर चीज़ का मतलब, हर चीज़ का नाम बदलने का ही शौक़ है, कुछ काम करने का नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पेपर नीट का लीक नहीं हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन आउट हो गए। तो क्वेश्चन आउट का मतलब होता है कि लीक हुआ है। अब तो पूरा का पूरा पता चल गया है कि जितने क्वेश्चन 2-3 पेपर में थे वही बाहर हो गए। सवाल ये है कि इनकी सरकार में, एनडीए की सरकार में हर पेपर लीक क्यों होता है? और नीट जो है वो गरीब विरोधी तरीका है। नीट जो है उन लोगों के खिलाफ चलता है जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं, और अब उन्होंने बार बार लीक करके और भी बोझा गरीब परिवारों के ऊपर डाल दिया है। 4 बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली है। इसलिए उनको वापस जो पिछला तरीका था कि जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है आईआईटी का, वो आईआईटी कंडक्ट करते थे। जो मेडिकल का था वो अलग संस्थाएं, मतलब स्टेट की और सेंटर की करती थी, और लोगों को शिकायत भी नहीं होती थी। उसी पुरानी चीज़ पर वापस जाना चाहिए, वरना ये बिल्कुल घोषित हो जाएगा कि ये केवल अमीरों और धनपशुओं की सरकार है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही व्यंग्यात्मक कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने कहा है कि वो इस नए ऑनलाइन आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हैं और समझ सकते हैं कि देश के युवा इससे क्यों जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में बंद किए जाने को गलत और नुकसानदायक फैसला बताया है। थरूर ने एक्स पर लिखा कि सिर्फ 5 दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो युवाओं की नाराजगी को समझते हैं और यही वजह है कि लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अकाउंट बंद करने के बजाय युवाओं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। थरूर के मुताबिक लोकतंत्र में विरोध, व्यंग, हास्य और नाराजगी के लिए जगह होनी चाहिए। थरूर ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी दिखाती है कि लोग सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष को भी समझना चाहिए कि जनता के बीच एक बड़ा मौका मौजूद है। थरूर ने अपने पोस्ट में भी दोहराया कि ये ऐसा अवसर है जिसे विपक्ष को समझना और इस्तेमाल करना चाहिए। तमिलनाडु चुनाव में ऐतिहासिक चुनावी परिणाम आने के बाद यहां की सियासत बहुत ही तेजी से बदल गई है। चुनावी परिणाम आने के बाद ही कांग्रेस ने अपने पुराने साथ डीएमके का एक झटके में साथ छोड़ दिया और एक्टर विजय की टीवी के पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला और वो 60 साल के बाद राज्य में सरकार का हिस्सा बनने में कामयाब रही। वहीं चुनाव में शिकस्त खाने वाली एमके स्टालिन की डीएमके के लिए अब एनडीए में संभावना तलाशी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीएमके को एनडीए में फिर से साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की नज़र में डीएमके के 22 सांसदों पर टिकी है। इसके अलावा राज्यसभा में भी डीएमके के 8 सांसद हैं। डीएमके के साथ मुद्दों के आधार पर बाहरी समर्थन लेने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एनडीए को संसद में 2/3 बहुमत की तलाश है और इसके लिए उसके सामने डीएमके बड़ी उम्मीद बनकर उभर रही है। कांग्रेस की ओर से विजय की टीवीके के साथ चले जाने के बाद डीएमके ने अपने पुराने सहयोगी से संबंध पूरी तरह से खत्म कर लिए। स्थिति यह है कि डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर को पत्र भी लिख दिया। हालांकि डीएमके के एनडीए में औपचारिक रूप से आने की संभावना ही जताई जा रही है, क्योंकि सनातन के मुद्दे पर डीएमके का स्टैंड अलग ही रहा है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता CR केशवन ने कहा है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। जिस भद्दे तरीके से उन्होंने सार्वजनिक चर्चा के स्तर को सबसे निचले स्तर तक गिरा दिया, वो बेहद ही शर्मनाक है। राहुल गांधी के बेतुके बयान और देश हित को ताक पर रखकर किया गया उनका कट्टरपूर्ण आज हमें कांग्रेस पार्टी के उस शर्मनाक और पापपूर्ण अतीत की याद दिलाता है जब उसने देश के हितों से विश्वासघात किया था और हमारे लोगों की पीठ में छुरा घोंपा था। राहुल गांधी अब ठीक उसी तरह का दुराचरण कर रहे हैं जैसा कि अतीत में कांग्रेस की सरकारों ने किया था। राहुल गांधी अपनी भारत यात्रा के तहत विदेश जाते हैं और भारत की बुराई करते हैं। ये बिल्कुल ही स्पष्ट है कि राहुल गांधी एक बेहद ही हताश और निराश व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति के कारण भारत की जनता ने बार बार नकार दिया। भारत पर पश्चिमी एशिया संघर्ष के प्रभाव के बीच MNM अध्यक्ष और सांसद कमल हासन ने कहा है कि भारत ने पहले ही युद्धों, किल्लतों और वैश्विक संकटों का सामना किया है। एकता और आपसी बलिदान के जरिए ये समय फिर से उसी राष्ट्रीय भावना की मांग करता है। एक साथ जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक ऐसे भारतीय के तौर पर बात कर रहा हूं जो ईरान युद्ध के असर को लेकर बहुत ही चिंतित है। इसके जवाब में 60 से ज़्यादा देशों ने पहले ही ऊर्जा बचाने के लिए नियम लागू कर दिए हैं। हमने हाल ही में सिंगापुर के PM को अपने लोगों से आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार रहने को कहते हुए सुना। हम एक बहुत बड़ा देश है, हम एक बहुत बड़े देश में रहते हैं और हमारे PM ने हमसे अगले 1 साल तक ऊर्जा बचाने को कहा है। ऐसे समय में राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पार्टी की राजनीति से ऊपर होना चाहिए। जैसा कि वाजपेयी जी ने मशहूर तौर पर कहा था, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन देश हमेशा रहेगा। एक मध्यम मार्गी के तौर पर मुझे अपने राजनीतिक गठबंधनों की परवाह किए बिना अच्छे काम को भी मानना चाहिए। PM के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ी है। कोयला, गैसीकरण, नवीनीकरण और परमाणु ऊर्जा में हाल के निवेशों में मुझे प्रोत्साहन मिला है। विदेशी तेल और गैस पर हमारी निर्भरता कम करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उम्मीद नहीं की जा सकती है कि केवल नागरिक ही त्याग करें, सरकारों को भी इस बोझ में हाथ बांटना चाहिए। तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने 2 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा से चुने गए विधायक MM शहजादा और तिंडीवना विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक वन्नी अरसू को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की है। यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। MM शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो कि दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं वन्नी अरसू तिंडीवनम से हैं, जो उत्तर पूर्वी हिस्से के प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को 23 नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने विभाग आवंटन की मंजूरी दी थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।